गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण बनाते कैसे हैं और इससे संबंधित कुछ परिभाषाओं को बताया गया था। लेकिन आज के लेक्चर में हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं वनली विज्ञान विद जितेंद्र। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं में पहला आता है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, जिसको कि बता दिया गया था कि ये वक्रता केंद्र क्या होता है। इसको कल के लेक्चर में बताया गया था। सेकेंड, हमने कहा था कि इसका पोल क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, यानी ध्रुव को भी हम पढ़ चुके हैं, दर्पण का ध्रुव। थर्ड, हमने देखा था दर्पण का मुख्य अक्ष, इसको भी पढ़ लिया गया था, दर्पण का मुख्य अक्ष। और इसके बाद हमने ये भी देख लिया था कि दर्पण का द्वारक क्या होता है, दर्पण का द्वारक। इतनी परिभाषाओं को हमने पढ़ लिया था। इसे और आगे बढ़ते हैं। अगली परिभाषा जो आती है वो है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। देखिए, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। जिस भी खोखले कांच के गोले को काटकर दर्पण को बनाया गया है, उस खोखले गोले की त्रिज्या उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जैसे ये मान लीजिए ये कोई गोला था जिसको कि काट करके दर्पण को बनाया गया है। मान लीजिए यहाँ से काट करके और ये दर्पण बनाया गया है, ये वाला दर्पण बनाया गया है। तो इसकी जो त्रिज्या होगी, यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये जो दूरी होगी, ये दूरी, इस गोले की जो त्रिज्या है उसी को इस दर्पण की क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो ये परिभाषा समझ में आ गई कि वास्तव में दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके पोल तक की जो दूरी होती है उसे हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसको जनरली हम स्मॉल r से लिखते हैं। यानी अगर कोई दर्पण इस तरह से है, ये मान लीजिए हमने दर्पण बना दिया, तो इससे यहाँ तक की दूरी, यानी इसके वक्रता केंद्र और पोल, यानी पोल से वक्रता केंद्र तक की दूरी को कहा जाता है दर्पण का वक्रता त्रिज्या, यानी r। तो इतनी जो परिभाषाएं आपने अभी तक देखा, ये जो 5 परिभाषाएं, ये परिभाषाएं वास्तव में क्या है कि इसकी संरचना किस पर आधारित है कि जिस भी गोले से काटकर बनाया गया उसका केंद्र या दर्पण का केंद्र या इनके बीच की दूरी या इन दोनों को मिलाने वाली रेखा। इस तरह से हमने देखा कि वक्रता केंद्र 2, दर्पण का मुख्य अक्ष, दर्पण का द्वारक, यानी इसका जो है व्यास। ये क्यों, मतलब ये जो भी परिभाषाएं देख रहे हैं ये दर्पण की संरचना पर आधारित है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि अगर इस पर किरण डाली जाए तो किरण डालने के पश्चात भी कुछ परिभाषाएं आती हैं जो किरणों के बिहेव पे डिपेंड करता है। दर्पण से संबंधित देखिए अगली जो परिभाषा है वह है दर्पण का मुख्य फोकस। दर्पण का मुख्य फोकस। ये दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है, इसको अभी देखा जाए। इसे हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। वास्तव में क्या है, दर्पण का जो मुख्य फोकस है यह एक बिंदु है जो दर्पण के मुख्य अक्ष पर ही स्थित होता है। ये क्या होता है, तो देखिए क्या है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं अथवा दर्पण के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काट कर आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। मान लीजिए ये एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है, यह अवतल दर्पण है और इसका मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष यह है, इसका मुख्य अक्ष यह है। यहाँ इसका पोल है, यानी दर्पण का ध्रुव है, और ये इसका वक्रता केंद्र है। इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण जा रही है और परावर्तन के पश्चात इस बिंदु से मुख्य अक्ष को काटती हुई निकल जा रही है। तो ये जो बिंदु है इसे हम F से लिखेंगे और यही बिंदु क्या कहलाएगा, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाएगा। इसमें एक और परिभाषा बताई गई, क्या बताई गई कि दर्पण
के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काट कर आती हुई प्रतीत होती है, उसके लिए हम देखिए एक और बनाते हैं। मान लीजिए कि ये उत्तल दर्पण है, ये कौन सा है? उत्तल दर्पण, और ये इसका मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण चल रही है। यहाँ से परावर्तन के पश्चात ये किरण मान लीजिए ऐसे निकल गई। क्योंकि ये मुख्य अक्ष पर इधर तो कहीं काटेगी नहीं, लेकिन अगर इसको पीछे बढ़ाया जाए तो लग रहा है कि इस बिंदु से आ रही है, इस बिंदु को काट कर आ रही है। तो यह जो बिंदु है यह क्या हो जाएगा? इस दर्पण का मुख्य फोकस हो जाएगा। इस दर्पण का, कौन सा दर्पण है ये? उत्तल दर्पण। ये कौन सा है? अवतल दर्पण। तो यहाँ देखिए अवतल दर्पण में, यहाँ देखिए जिधर भी इसका परावर्तक तल है उसी साइड में, उसी तरफ, उसी की ओर इसका मुख्य फोकस होता है। जबकि अगर उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में इसका जो मुख्य फोकस होता है वो दर्पण के परावर्तक तल के पीछे होता है, यानी दर्पण के पीछे होता है। तो ये परिभाषा निकल के आई कि दर्पण का मुख्य फोकस क्या है। ये वास्तव में क्या है? एक बिंदु है जो कहाँ पर है? दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित है। अगली जो परिभाषा है वो है दर्पण की फोकस दूरी। ये है दर्पण की फोकस दूरी। ये दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो सिंपल है, ये दूरी है। तो दूरी को हम क्या करेंगे? भाई दूरी ही है तो इसको फोकस दूरी चूँकि कह रहा है, यानी फोकस बिंदु से लेकर के और उसके पोल तक की दूरी। यानी दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है कि किसी भी दर्पण की फोकस दूरी उसके फोकस बिंदु तथा पोल के बीच की दूरी होती है, ध्रुव के बीच की दूरी होती है। जैसे ये अगर फोकस बिंदु है तो इस पोल से और इस फोकस तक की दूरी, इस पोल से लेकर के और फोकस तक की दूरी जो है इसको हम फोकस दूरी कहेंगे। यहाँ पे देखिए इस दर्पण के लिए जो फोकस दूरी है वो ये है, इस फोकस दूरी ये है। इसे स्मॉल एफ से लिखा जाता है, यानी फोकस दूरी को हम किससे लिखते हैं? स्मॉल एफ से, स्मॉल एफ। जबकि फोकस बिंदु को यानी मुख्य फोकस को किससे लिखते हैं? कैपिटल एफ से। तो ये रहा दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इसके अलावा एक और आता है परिभाषा, उसको थोड़ा सा और देख लीजिए। दर्पण का फोकस तल, दर्पण का फोकस तल, फोकल प्लेन जिसे कहते हैं, फोकस तल। ये दर्पण का फोकस तल क्या है? तो देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए दर्पण का फोकस बिंदु है। तो किसी भी दर्पण के फोकस बिंदु पर मुख्य अक्ष के लंबवत खींचा गया तल उस दर्पण का फोकस तल कहलाता है। समझिए इसको ध्यान से। फोकस तल क्या है? तो मुख्य अक्ष के लंबवत तल है जो कि फोकस बिंदु से होकर जाता है, यानी किसी भी दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत खींचा गया वह तल जो दर्पण के फोकस बिंदु से होकर जाता है, दर्पण का फोकस तल कहलाता है। तो ये दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं थीं, जिसमें हमने पहले लेक्चर में इसको देखा, इसको देखा, इसको देखा, इसको देखा। आज हमने ये देख लिया, ये देख लिया, ये और ये पता कर लिया। नेक्स्ट आता है कि इसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आज की क्लास में आपने दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को देखा। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, यानी प्रतिबिंब बनाने के नियम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।